माए में कुछ और ना मंगा बे सैमासिफ एपिसोड नंबर 30। सब लोग नाश्ते की टेबल पर जमा थे। जब नूर अपने शौहर दानियाल के साथ आती टेबल पर बैठी तो फबीहा का शौहर आमिर फौरन टेबल से उठ गया। आमिर को उठता देखकर सब लोग परेशान हुए। तभी समरा, साहिल और बिया लाउंज में दाखिल हुए। आमिर को खड़ा देखकर समरा फौरन इसके पास आई। आमिर, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं रफीक साहब को कहूंगी, वो तुम्हें खेत दिखाकर शहर तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। तुम कुछ दिन वहां रहना, फिर फबीहा आपी और मीरा मायरा को भी मैं भेज दूंगी तुम्हारे पास। समरा का सवाल सुनते आमिर गुस्से से बोला तो समरा ने फौरन जवाब दिया, जिस पर ना चारों चार आमिर को टेबल पर बैठना पड़ा। सब लोग जानते थे कि आमिर दानियाल से चिढ़ खाता है। वजह दानियाल का एक बोल्ड मुसलमान होना था। दानियाल हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया में पला बड़ा था और यही वजह थी कि वो बहुत आज़ाद ख्याल था, जबकि आमिर को इसकी इसी बात से सख्त नफरत थी। इसीलिए आमिर कभी भी फबीहा, मीरा और मायरा को नूर से मिलने नहीं देता था। ऐसे में जब आमिर पास ना होता तो नूर और फबीहा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी और मीरा मायरा नूर के 2 साला बेटे दानिश को प्यार कर लेती थी। समरा के कहने पर आमिर टेबल पर बैठ तो गया था, मगर वो दानियाल को टोटल इग्नोर किए हुए था, जिससे दानियाल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ बहुत खुश था। आमिर को बैठता देखकर समरा भी आती खामोशी से टेबल पर बैठी। फिर बिया और साहिल भी आते सलाम करते टेबल पर बैठे। बिया ने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक के साथ वाइट टाइट्स और वाइट दुपट्टा ले रखा था। लाइट पिंक स्कार्फ के हाले में बिया का खिला खिला चेहरा दमक रहा था और ऊपर से साहिल की मोहब्बत के रंग इसे मजीद पुरकशिश बना रहे थे। सबके टेबल पर बैठते ही नाश्ता शुरू हुआ, जिसे सब ने हल्की फुल्की बातों में एंजॉय किया। मगर इस सब में जो एक चीज साहिल ने महसूस की वो आमिर और दानियाल का एक दूसरे को ना बुलाना था। दानियाल तो अपनी बेगम के साथ ही मसरूफ था, अलबत्ता आमिर साहिल को जानबूझकर दानियाल के सामने प्रोटोकॉल दे रहा था और इसे हर चीज खुद सर्व कर रहा था ताकि वो दानियाल को जला सके। ये चीज़ सैम ने भी टेबल पर बैठे महसूस की, मगर इसने किसी पर यह बात जाहिर ना होने दी कि वो आमिर की हरकतें समझ चुकी है। वाइफी, तुम्हारे आमिर भाई और दानियाल भाई क्या एक दूसरे को बुलाते नहीं? नहीं, आमिर भाई को दानियाल भाई पसंद नहीं, क्योंकि इनके मुताबिक दानियाल भाई कुछ ज़्यादा ही बोल्ड तबीयत के मालिक हैं, जबकि दानियाल भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, वो थोड़े बोल्ड ज़रूर हैं, मगर सिर्फ अपनी बेगम के मामले में। वैसे वो किसी को कुछ नहीं कहते, मगर आमिर भाई को ये भी पसंद नहीं, इसलिए दोनों कम ही एक दूसरे को बुलाते हैं और आमिर भाई सिर्फ दानियाल भाई को चढ़ाने के लिए आपको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ज़्यादा खुश ना होइएगा इस प्रोटोकॉल पर। साहिल के सवाल पर बिया आहिस्तगी से बोली तो साहिल ने हाँ में सर हिलाया। फिर सब ने खामोशी से नाश्ता किया। इसके बाद आमिर तो रफीक साहिब के साथ बाहर चला गया, जबकि बाकी सब आते लाउंज में बैठे। सैम, तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तुम इस गांव की सरदारनी कैसे बनी? और तुम हमेशा से कहती हो कि मुझे ये इतना बड़ा बिजनेस विरासत में नहीं मिला, मैंने इसे खुद बनाया। कैसे बनाया है बताओ ना। वर्षा के सवाल पर समरा फौरन बोली तो वर्षा ने मुस्कुराते दिलचस्पी से सवाल किया, जिस पर समरा ने लाउंज में बैठे सबकी शक्लें देखी, जो वर्षा के सवाल के बाद समरा के जवाब के मुंतजिर थे। मैंने ये सब सिर्फ 5 सालों में मगर बहुत मेहनत से बनाया है। 5 साल पहले। उठ जाओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना? उठ गई मॉम, फिक्र क्यों करती हैं? उज़्मा कब से 19 साला समरा को यूनिवर्सिटी के लिए जगाने की कोशिश कर रही थी। आज समरा की यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और समरा उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उज़्मा का पिछले 10 मिनट में कोई 5वां चक्कर था जब वो समरा को उठाने आई थी। अब की बार उज़्मा गुस्से से चादर खींचती बोली तो समरा उठकर बैठती बोली, फिर फौरन से उठती फ्रेश होने वॉशरूम में घुसी, जबकि उज़्मा इसे उठता देखकर खामोशी से नीचे लाउंज में चली गई। समरा फ्रेश होती नीचे लाउंज में आई तो इससे सामने ही आसिफ साहब और उज़्मा बैठे नजर आए। वो मुस्कुराती इन दोनों को मिलती फौरन से यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। समरा का पूरा दिन यूनिवर्सिटी में बस क्लासेस ढूंढने और मुख्तलिफ लड़कियों से तारुफ करने में गुजर गया, जैसे सबका पहला दिन यूनिवर्सिटी में गुजरता है, बोर और थकान ज़दा। फिर आहिस्ता आहिस्ता समरा की यूनिवर्सिटी मामूल के मुताबिक हो गई और चंद ही दिनों में समरा का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा हो गया, मगर इस सर्कल में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ शामिल थी। समरा ने शुरू से ही लड़कों से दूरी बनाई थी। गुस्सा और एटीट्यूड तो इसको विरासत में मिला था, मगर इस गुस्से और एटीट्यूड ने बहुत से लड़कों को समरा का दुश्मन बना दिया था। वजह समरा का किसी भी लड़के से ठीक तरीके से बात ना करना था। कितनी ही बार समरा अपने गुस्से की वजह से यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दी गई थी, मगर समरा हमेशा ही अपने घर पर कोई ना कोई बहाना बनाकर यूनी का सस्पेंशन टाइम गुजारती थी। यूनिवर्सिटी में इसकी सबसे अच्छी दोस्ती मरियम से थी, जिससे वो अपना हर दुख सुख बांट लेती थी। मरियम इसकी क्लास फेलो थी। मरियम इंग्लिश नॉवेल्स की राइटर भी थी।
मरियम को नॉवेल्स पढ़ते देखकर समरा को भी नॉवेल्स पढ़ने का शौक चढ़ा और फिर इसने भी नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता मरियम की तरह समरा ने भी ऑनलाइन नॉवेल्स लिखना शुरू किए, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर समरा और सैम आसिफ उर्दू की नॉवेल्स की दुनिया में अपना एक मुकाम बना गई। ये इन दिनों की बात थी जब समरा की अपनी ही एक क्लास फेलो से लड़ाई हुई और समरा ने गुस्से से अपना ही मोबाइल इसकी तरफ फेंका और वो लड़की फौरन से झुकती अपना बचाव कर गई, जबकि समरा का मोबाइल सीधा जाता कैफेटेरिया के शीशे को लगा और देखते ही देखते शीशा चकनाचूर हो गया। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के कंप्लेंट करने पर यूनिवर्सिटी की डीन ने समरा को अपने ऑफिस में तलब किया और फिर समरा से शीशे का नुकसान पूरा करवाते इसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया और समरा एक गहरा सांस लेती हाथ में अपना सस्पेंशन ऑर्डर लेती घर आ गई। हर बार की तरह बहाना बनाते इसने इस बार का सस्पेंशन टाइम भी गुजार लिया और 1 हफ्ते बाद दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, इस बात से अनजान कि इसके पीछे यूनिवर्सिटी में क्या खिचड़ी पक चुकी है। समरा ने जैसे ही दोबारा यूनि ज्वाइन की तो इसे पता चला कि इसके ग्रुप में इसकी दोस्तों ने बहुत से लड़कों को भी शामिल कर लिया है और हर लड़का किसी ना किसी लड़की से रिश्ता रखता है, चाहे वो भाई का हो, दोस्त का, कज़न का या फिर बॉयफ्रेंड का। समरा को इन लड़कों का शामिल होना बुरा ना लगा, मगर वो इन लड़कों से बात तक करना गवारा नहीं समझती थी। यूं ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जब समरा अपनी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठी हुई थी तो एक लड़का इसके पास आया। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम शायान है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। इसी यूनि में मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं आपसे दोस्ती करने का ख्वाहिशमंद हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। शायान का सवाल सुनते समरा फ़ौरन बोली तो शायान ने मुस्कुराते जवाब दिए, जिस पर समरा ने इसे कुन आँखियों से देखा तो शायान गड़बड़ाया। आप गलत समझ रही हैं, मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा फिर ठीक है, मुझे इस दोस्ती से कोई एतराज़ नहीं, बैठ जाओ। समरा की नज़रों का मतलब समझते शायान फ़ौरन बोला तो समरा ने मुस्कुराते जवाब दिया और यहाँ पर समरा ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो नहीं जानती थी कि ये दोस्ती इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, पहले जहन्नम बनकर और फिर जन्नत बनकर। समरा ने शायान पर एतबार करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी और वो बेवकूफ़ी क्या है ये आपको आगे जाकर समझ आएगा। समरा की बात सुनते शायान फ़ौरन से इसके पास बैठ गया और यूं इन दोनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ। दिन गुजरते गए और समरा और शायान की दोस्ती मज़ीद गहरी होती चली गई। वो दोनों पूरी यूनिवर्सिटी में एक साथ दिखाई देते और हर जगह इकट्ठे जाते। अगर शायान का कभी यूनिवर्सिटी में कोई झगड़ा भी हो जाता तो इसे सिर्फ समरा ही कंट्रोल कर सकती थी। समरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो शायान? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मगर अब मैं इस दोस्ती को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ, प्लीज़। एक दिन कैफ़े में बैठे शायान अचानक बोला तो समरा ने परेशानी से जवाब दिया। इसे शायान से इस तरह की किसी भी किस्म की बात की तवक्का ना थी। समरा की बात सुनते शायान मिन्नती लहजे में बोला तो समरा कुछ खामोश हुई। मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी, अभी मुझे क्लास के लिए लेट हो रही है। शायान की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली और फिर उठती अपना बैग लेती क्लास में चली गई, जबकि पीछे शायान बस खामोशी से समरा को देखता रह गया। आज पूरे 3 दिन गुजर चुके थे मगर समरा ने अभी तक शायान को कोई जवाब न दिया था, जबकि शायान इसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी देखते परेशान था। समरा ने अपनी सारी दोस्तों को शायान के प्रपोजल के बारे में बताया था, जिस पर सब ने ही इसे इग्नोर करने को कहा था। इन्हें शायान कुछ गड़बड़ लगा था, जबकि समरा को शायान के प्रपोजल में कोई बुराई नहीं दिखी थी और फिर समरा ने सबको इग्नोर करते आखिर 3 दिन बाद शायान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और अपने और शायान के रिश्ते के बारे में अपने और शायान के सब दोस्तों को बता दिया था। समरा की इस हरकत पर इसकी बहुत सी दोस्तें नाराज़ हुई थी, मगर इसे समरा की खुशी समझते खामोश हो गई थी। वक्त का काम है गुजर जाना और वो अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। और फिर एक दिन वो भी आया जब शायान समरा को ढूंढता हुआ इसके डिपार्टमेंट में पहुंचा। सैम, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरी यूनि में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात करनी थी? हाँ, मैंने मेरे बाबा को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। शायान की बात सुनते समरा मुस्कुराती बोली तो शायान ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिए, जिस पर समरा खुश हो गई। अच्छा, तो फिर क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा मुझे इन फालतू कामों में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे भी इनकी बात काफ़ी हद तक सही लगी, इसलिए मैं आज यहाँ हमारी दोस्ती ख़त्म करने आया हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी था आज से वो सब ख़त्म। प्लीज़ मुझे दोबारा मैसेज कॉल मत करना। शायान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो, अगर तो ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है, प्लीज़ ऐसा मत करो। समरा के मुस्कुराकर सवाल करने पर शायान फ़ौरन बोला तो समरा ने परेशानी से इसे देखते जवाब दिया, जिस पर शायान बिना कुछ कहे खड़ा हुआ तो समरा ने इसका हाथ पकड़ा। आंसू समरा की आंखों से रवानी से बहने लगे थे। इसने तो कभी सोचा भी ना था कि ये सब भी हो सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा समरा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने, हमारे बीच अब और कुछ भी नहीं रह सकता। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी खातिर अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया और तुम मुझे ही छोड़ रहे हो?
मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ो। ये तुम्हारा फैसला था, मेरा नहीं। इसलिए इस बात का ब्लेम मुझ पर मत डालो। आज के बाद मुझे कॉल मैसेज मत करना। अल्लाह हाफ़िज़ हमेशा हमेशा के लिए। शयान की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली तो शयान अपना हाथ छुड़ाता गुस्से से बोला और फिर वहाँ से निकलता चला गया, जबकि पीछे समरा अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाती फूट-फूट कर रोने लगी। आज समरा और शयान के ब्रेकअप को पूरे 2 महीने गुज़र चुके थे और इस पूरे 2 महीने में समरा यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं गई थी, जबकि मरियम तकरीबन हर 2 दिन बाद समरा को मिलने इसके घर आती थी। इस 2 महीने में समरा ने न जाने कितनी बार खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर हर बार इसे कोई न कोई वक्त रहते बचा लेता था। उज़्मा हर वक्त समरा को यूनिवर्सिटी ना जाने की वजह पूछती रहती, मगर समरा आगे से इन्हें कोई भी जवाब न देती। आज भी मरियम समरा से मिलने इसके घर आई थी। जब इसे लाउंज में ही समरा की चची बैठी नजर आई, मरियम इन्हें सलाम करती सीधी समरा के कमरे में आई। आज सुबह जब समरा फ्रेश होती नीचे लाउंज में नाश्ते के लिए आई तो इसे सामने ही अपनी चची बैठी नजर आई। लोगों को टेंशनों में भूख नहीं लगती थी, मगर समरा का उल्टा हिसाब था। इसे टेंशन में और भी ज़्यादा भूख लगती थी और फिर कभी कभार तो वो इतना खा लेती थी कि इसे उल्टियाँ लग जाती थी और ये चीज़ समरा के लिए अच्छी ना थी। डॉक्टर्स ने समरा के वालिद को साइकेट्रिस्ट रेफ़र किया था, मगर अभी तक समरा के वालिद को मौका ना मिला था कि वो समरा को इस साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए। अपनी चची को देखते समरा इन्हें सलाम करती किचन की तरफ बढ़ने लगी तो इसकी समाज से अपनी चची की आवाज़ टकराई। अब तो इसकी भी शादी की उम्र हो गई है भाई, आप भी इसकी जल्द कहीं शादी कर दें बस अब। अपनी चची की बात सुनते समरा का गुस्सा सवा नेज़े पर चढ़ा। वक्त के साथ साथ समरा की तबीयत में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आ गया था। वो हर बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगी थी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एटीट्यूड और अपने काम से काम रखना इसकी तबीयत का खासा बन चुका था और यही वजह थी कि अब वो अपने रिश्तेदारों से भी कम ही मिलती थी, मगर इसके रिश्तेदार इसे इसका एटीट्यूड समझते थे और इसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बुलाने लगे थे, जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एटलीस्ट समरा को तो बिल्कुल भी नहीं। वजह समरा के रिश्तेदारों में समरा के वालिद का हर चीज़ अफोर्ड करना और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना था। अपनी चची की बात सुनते समरा गुस्से से किचन में आई और इसने फ्रिज से दूध निकालते ग्राइंडर जग में डाला और फिर किचन के खाने से एक बोतल निकालते दूध में पलटाई और ग्राइंडर चलाया तो इस बोतल में मौजूद सारी गोलियां दूध में मिक्स हो गई। फिर समरा एक ही सांस में वो दूध पीती अपने कमरे में जाती बेड पर लेट गई। मरियम जब समरा के कमरे में दाखिल हुई तो इसे सामने ही समरा अपने बेड पर सोई हुई नजर आई। समरा को सोता देखकर मरियम मुस्कुराती हुई इसके पास आती बेड पर बैठी। समरा उठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। समरा उठो ना। समरा समरा अंकल आंटी जल्दी ऊपर आए, देखे समरा को क्या हो गया है। मरियम समरा को हिलाती बोली, मगर समरा का कोई जवाब न सुनते मरियम परेशानी से इसे दोबारा हिलाती बोली, मगर फिर भी इसे कोई जवाब न मिला। फिर मरियम गुस्से से इसे आवाज़ें देती इसका चेहरा अपनी तरफ घुमा गई, मगर समरा के बेसुध पड़े वजूद को देखते मरियम चीखें मारते उज़्मा और आसिफ साहब को बुलाने लगी। मरियम की चीखें सुनते आसिफ साहब और उज़्मा भागते हुए समरा के कमरे में आए। अपनी बेटी को इस हाल में देखते उज़्मा ने रोना शुरू किया, जबकि आसिफ साहब फ़ौरन से अपनी बेटी को उठाते हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स ने फ़ौरन समरा को चेक किया। देखिए इन्होंने नींद की गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। वो तो आप अच्छे वक्त पर इन्हें यहाँ ले आए, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। खैर अभी हमने इनका मैदा वॉश कर दिया है और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, जल्द इन्हें होश आ जाएगा। अभी एक छोटी सी ड्रिप लगाई है, वो जैसे ही ख़त्म होगी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। आइंदा इनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर की बात सुनते आसिफ साहब फ़ौरन बोले तो डॉक्टर हाँ में सर हिलाता वहाँ से चला गया। फिर समरा के होश में आने पर आसिफ साहब इसे लेते घर आ गए। घर तक का पूरा रास्ता खामोशी से कटा। घर पहुंचकर भी आसिफ साहब ने समरा से कोई बात ना की, बल्कि खामोशी से अपने कमरे में चले गए। उज़्मा भी समरा को इसके कमरे में भेजती खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मरियम समरा को लेती इसके कमरे में आई और इसे बेड पर बिठाते इसके पास बैठी और समरा को गौर से देखने लगी, जिस पर समरा ने एक आईब्रो उचकाई। तुम ये सब क्यों कर रही हो सैम? क्या तुम्हें अपनी फैमिली का और मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं आता? समरा तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाती तो अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा लो और खुदा का वास्ता ये उल्टी हरकतें बंद कर दो। अपने लिए ना सही, अपने घर वालों और मेरे लिए ही सही। मरियम प्लीज़, मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें कोई और बात करनी है तो ठीक, वरना चली जाओ यहाँ से। मेरे एक जानने वाले हैं, वो नॉवल राइटर सैम आसिफ का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सैम आसिफ के फैंस की खातिर। तो बोलो क्या जवाब दूं इन्हें? मरियम की बात सुनते समरा बेजारियत से बोली तो मरियम ने फ़ौरन अपनी बात बदली, जिस पर समरा पहले तो कुछ खामोश हुई, फिर बेड पर लेटती अपनी आंखों पर हाथ रख गई। नहीं, तुम इन्हें मना कर दो, मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहती और कल मैं यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ चलूंगी सेमेस्टर फ्रीज करवाने। और अब मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे सोना है। गुड नाइट, लाइट्स ऑफ कर देना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। लेकिन अगर तुम ये इंटरव्यू दोगी तो तुम्हारे और भी बहुत से फैंस इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हें और भी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। आगे मर्जी है तुम्हारी। समरा की बात सुनते मरियम ने एक गहरा सांस लिया। समरा को कुछ भी समझाना पत्थर पर सर मारने के बराबर था।
इसके सर पर अगर कोई भी बात सवार होती थी तो वो इसे पूरा करके रहती थी और हर चीज़ को एक एडवेंचर समझती थी। आज इसकी ये एडवेंचर करने की आदत ने ही इसे ज़िंदगी के इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ पर इसे अपने लिए मौत को चुनना ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर लग रहा था। समरा के बारे में सोचते मरियम परेशानी से बोली और फिर खामोशी से उठती लाइट्स ऑफ करती कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे की आवाज़ सुनते समरा ने फ़ौरन अपनी आंखों से हाथ हटाया और फिर छत को घूरने लगी। आज समरा को अपनी इस एडवेंचर वाली आदत से सख्त नफरत हुई और इसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो जो कभी किसी लड़के को घास नहीं डालती थी, आज एक लड़के की वजह से ही मौत के दहाने पर आन पहुंची थी। दिल में तो समरा ने शयान को बहुत सी सलवातें सुनाई, मगर फिर इस सबका कसूरवार खुद को ही समझती अपने तकिए में मुंह छुपाती रोने लगी। और आज जिंदगी में पहली बार समरा को मर्द जात से ना सिर्फ नफरत हुई बल्कि इसे अपने डैड के सिवा हर मर्द से भरोसा उठ गया। और फिर इसने अहद किया कि वो कभी शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक कामयाब औरत बनकर रहेगी। फिर इसे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह के बहुत से वादे खुद से करती समरा रोते रोते ही सो गई। आज समरा और मरियम इकट्ठे यूनिवर्सिटी आई थी। मरियम की क्लास को अभी टाइम था तो वो दोनों ही सीधा एडमिन ऑफिस आ गई और फिर समरा ने वहाँ से अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाया। फिर वो दोनों सीधा कैफेटेरिया आईं। समरा को इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी में देखकर सब स्टूडेंट्स ही हैरान थे, क्योंकि समरा के साथ जो कुछ भी हुआ था इससे तकरीबन सब लोग ही वाकिफ थे। समरा चेहरे से ही बहुत बीमार सी मालूम हो रही थी और इसे देखकर कैफे में बैठा हर कोई गॉसिप करने लगा था, जिससे समरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी ये सब लाजमी होगा, इसलिए पहले से ही दिमाग बनाकर आई थी कि किसी की बात पर ध्यान नहीं देना। वो दोनों कैफे में आती एक मेज पर बैठ गई, जबकि कैफे में बैठे लोग इस ढीठ इब्ने ढीठ को देखकर हैरानो परेशान थे। इनके मुताबिक अब समरा कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, मगर समरा को आज यहाँ बैठा देखकर सबको समरा की जिद और ढीठपन का अंदाजा हो गया था। मरियम और समरा ने कैफे में बैठकर हल्की फुल्की बातों में चाट का मजा लिया। फिर मरियम उठती क्लास लेने चली गई, जबकि समरा अपना सामान लेती पार्किंग की तरफ बढ़ी जहां इसकी गाड़ी खड़ी थी। वो घर जाकर आराम करने का इरादा रखती थी, क्योंकि इसे अपने सर में दर्द से टीसें उठती महसूस हो रही थी। समरा जैसे ही पार्किंग में पहुंची तो शयान के दो दोस्तों ने इसका रास्ता रोका, जिस पर समरा को शदीद गुस्सा आया, मगर वो इन दोनों को इग्नोर करती अपना रास्ता बदलती आगे बढ़ी तो वो दोनों एक बार फिर आते इसका रास्ता रोक गए। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? नंबर तो देती जाओ। जैसे हमारे दोस्त ने दिल लगी की वैसे हम भी थोड़ी दिल लगी कर लेंगे। तुम्हें कौन सा कोई फर्क पड़ना है भाई? इसकी जगह कोई और लड़की होती तो अपनी जान दे देती मगर वापस यूनिवर्सिटी ना आती। मगर इस ढीठ को तो कोई असर ही नहीं हुआ। सब सही कहते हैं, ये ढीठ इब्ने ढीठ है, इसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर नहीं पड़ता फर्क तो क्यों ना हम भी दिल लगी कर लें। शयान तो बस तुमसे फोन पर बात करता था, मैं तो तुम्हें पूरा लाहौर भी घुमाऊंगा, फिक्र मत करो। उस्मान की बात सुनते फयाज फौरन बोला तो उस्मान भी कमीनी हंसी हंसते बोला, जबकि इनकी बातें सुनते समरा की आंखों में गुस्से से शरारे पड़ने लगे, मगर वो अपना गुस्सा बर्दाश्त किए खड़ी रही। वो मजीद किसी किस्म की बदमजगी नहीं चाहती थी। गुस्सा जब्त करने की वजह से इसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था, जबकि उस्मान और फयाज इसकी हालत को इग्नोर करते इसका मजाक बनाते रहे। दूसरी तरफ शयान और मरियम दोनों को पार्किंग में हो रहे वाकये का पता चला तो वो दोनों ही अपनी अपनी क्लास छोड़ते पार्किंग की तरफ भागे। जैसे ही वो दोनों पार्किंग में पहुंचे तो इन्हें सामने ही समरा, उस्मान और फयाज खड़े नजर आए। फिर मरियम आती समरा के पास, जबकि शयान आता फयाज और उस्मान के पास खड़ा हुआ। लो आ गया मेरा जिगरी यार, देख भाई ये कितनी बेशर्म है, इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ खड़ी है। मैं तो कहता हूँ लड़की ढीठ हो तो इसके जैसी। उस्मान बस कर, तुम दोनों चलो यहाँ से। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से जब तक मैं इसे ये ना बता दूँ कि ये सब तूने किस लिए किया है। उस्मान की बात सुनते शयान समरा की आंखों में गुस्सा देखते फौरन बोला और उस्मान का हाथ पकड़ गया, जिस पर उस्मान अपना हाथ छुड़ाता मुस्कुराता बोला तो शयान ने इसे गुस्से से घूरा। वो 4 महीनों में समरा के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था, इसीलिए वो इन दोनों को मना कर रहा था, मगर इन दोनों ने शायद आज ना रुकने की कसम खा रखी थी। बहुत एटीट्यूड करती थी ना तुम मिस समरा आसिफ, तो हम दोस्तों ने मिलकर तुम्हारा ये 2 कौड़ी का एटीट्यूड तोड़ने के लिए ये सब किया था, मगर तुम तो वैसे की वैसे ही हो। ए फयाज, हम तो समझे थे शयान ये शर्त जीत गया, मगर इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तू शर्त हार गया भाई। चल 5000 वापस कर हम दोस्तों के, शाबाश जल्दी कर। तुमने मुझ पर शर्त लगाई थी? हाँ लगाई थी, मगर बेचारा जीत कर भी हार गया। उस्मान की बात सुनते समरा कान की लू तक सुर्ख हुई और फिर इसने गुस्से से सवाल किया तो फयाज ने हंसते हुए जवाब दिया, जबकि समरा को इस वक्त पूरी दुनिया गोल गोल घूमती महसूस हुई। जिस शख्स को इसने दिल से चाहा, अपना सब कुछ माना, वो शख्स इसकी जिंदगी सिर्फ एक शर्त के लिए बर्बाद कर गया। ये सोच ही समरा की जान निकाल रही थी। इसका शिद्दत से दिल चाहा वो चीख चीख कर शयान को पूछे कि क्यों किया इसने ऐसा, मगर इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ गई। इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखनी थी। भीख मांगना तो इसने सीखा ही ना था, और इश्क की भीख तो हर भीख से ज्यादा सख्त होती है। वैसे भी भीख में मांगी गई मोहब्बत नहीं होती, वो बस फकीरी होती है, और समरा आसिफ अभी उस मुकाम तक गिरी नहीं थी।
मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे शायान आसिफ, क्या ये बात सच है कि तुमने मेरी ज़िंदगी पर शर्त रखी थी? आवाज़ नीचे रखो, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, और तुम जैसी लड़की से मैं शादी तो दूर दोस्ती भी ना रखूँ। और हाँ, रखी थी मैंने तुम्हारी ज़िंदगी पर शर्त। तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकती तुम मेरा, कुछ भी नहीं। समरा के धार कर सवाल करने पर शयान भी चिल्लाता बोला, जबकि इनकी लड़ाई देखते तकरीबन पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी पार्किंग एरिया में खड़ी थी। शयान का जवाब सुनते समरा की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ और समरा ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ शयान के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि शयान एक ही लम्हे में जमीनबोस हो गया। जबकि समरा का ये जलाली रूप देखते उस्मान और फयाज की चलती जबान को भी ब्रेक लगी। फिर समरा ने आगे बढ़ते एक जोरदार लात शयान के पेट में मारी तो शयान दर्द से करा उठा। फिर समरा ने पे दर पे कई लातें शयान को मारी तो सब लोग हैरान हुए। समरा को रुकता ना देखकर मरियम फौरन आगे बढ़ी और फिर इसने समरा को खींचते शयान से दूर किया तो समरा गुस्से से मरियम से अपना बाजू छुड़ाती जमीन पर शयान के पास बैठी। अब पता चला कि मैं क्या बिगाड़ सकती हूँ तुम्हारा, और ये तो कुछ भी नहीं है शयान आसिफ, जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं तुम्हारे साथ और भी क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने ना सिर्फ मुझे बर्बाद किया बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा तमाशा बनाया। अब तुम देखना मैं तुम्हारा कहाँ कहाँ तमाशा बनाती हूँ। और याद रखना शयान आसिफ, आज तुम्हारी सब बातें सुनकर तुमसे मोहब्बत करने वाली समरा आसिफ मर गई है। अब जिंदा है तो बस सैम आसिफ जिंदा है, और देखना तुम अब कि सैम आसिफ कैसे तुम्हें तुम्हारी हर कामयाबी पर जलीलो रुस्वा करेगी, कैसे तुम्हें बर्बाद करेगी और कैसे तुम्हारा पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाएगी। नाक रगड़ कर माफ़ी मांगने पर मजबूर ना किया ना तो मेरा नाम भी सैम आसिफ नहीं। तुम कुछ भी नहीं कर सकती हमारे साथ क्योंकि तुम एक लड़की हो। समरा गुस्से से फिनकारती बोली और उठकर खड़ी हुई तो उस्मान शयान को सहारा देता खड़ा कर गया। फिर फयाज गुस्से से बोला तो समरा ने एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट पास की कि शयान अंदर तक कांप गया। शतरंज का ये खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, मगर अब इसे ख़त्म मैं करूंगी। तुम लोगों ने जिस खेल की बिसात मेरे लिए बिछाई है ना, मैं इस खेल की बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ। फ़र्क बस इतना है कि पहले मैं ये खेल दूसरों के लिए खेलती थी और अब मैं ये खेल अपने लिए खेलूंगी। जब दूसरों के लिए खेलती थी तो इतनी शिद्दत से खेलती थी कि हारती नहीं थी। तो सोचो, जब मैं ये खेल अपने लिए खेलूंगी तो कितनी शिद्दत से खेलूंगी, और इतना यकीन है मुझे कि मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि सैम आसिफ ने हारना सीखा ही नहीं। अरे मैं तो आवाज़ों से बंदा पहचानने का हुनर रखती हूँ, मगर पता नहीं क्यों इस बार पहचानने में गलती हो गई। मगर कोई नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि सैम आसिफ एक लड़की होकर भी क्या कर सकती है। बी रेडी। समरा अपनी बात करती गुस्से से वहां से निकलती चली गई, जबकि पीछे शयान, उस्मान और फयाज एक दूसरे को बस देखकर रह गए। समरा फुल स्पीड में गाड़ी चलाती घर पहुंची थी और वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो इसके चाचू चची और इनकी फैमिली अंदर से निकल रहे थे, शायद अपने घर वापस जा रहे थे। समरा इनको देखती खामोशी से गाड़ी से बाहर निकली। कैसी हो समरा? भाभी मैं तो कहती हूँ इसकी भी शादी करें, अभी तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, उम्र निकल गई तो बाद में नहीं मिलेगा। अभी समरा गाड़ी से बाहर निकली ही थी कि समरा की चची फौरन बोली, जिस पर समरा का गुस्सा सवा नेज़े पर चढ़ा और फिर समरा ने अपना उल्टा हाथ गाड़ी के दरवाजे के बीच में रखते गुस्से से गाड़ी का दरवाजा सीधे हाथ से बंद किया तो समरा का उल्टा हाथ बुरी तरह जख्मी हुआ और इसका हाथ फौरन सूज गया और हाथ पर छोटे छोटे कट्स लग गए जिनसे हल्का हल्का खून रसने लगा। समरा का हाथ देखते आसिफ साहिब और इसके चाचू इसे लेकर फौरन से पहले अस्पताल दौड़े, जबकि पीछे इसकी चची अपनी कही बात पर शर्मिंदा सी हो गई। आसिफ साहिब जैसे ही समरा को लेकर अस्पताल पहुंचे तो समरा का हाथ देखते डॉक्टर इसे सीधे इमरजेंसी में ले गए और फिर इसके हाथ का मुआयना करते बाहर निकले तो आसिफ साहिब डॉक्टर के पास आए। देखें इनका हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया है, अगर ज़रा सा भी और दबाव पड़ता तो वो एक हाथ से हमेशा के लिए माजूर हो जाती, क्योंकि इनके हाथ की नसों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, मगर थैंकफुली इनके हाथ की नसें ब्लॉक नहीं हुई, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं है। हाथ की हड्डी भी बाल बराबर फ्रैक्चर हुई है, हमने प्लास्टर कर दिया है, अगले हफ्ते में आकर प्लास्टर खुलवा लीजिएगा। ये कुछ दवाएं हैं, वक्त पर देते रहेंगे तो वो जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूरी बात करता वहाँ से चला गया, जबकि पीछे आसिफ साहिब ने बेसाख्ता ही शुक्र अदा किया। फिर समरा के चाचू और आसिफ साहिब इसे लेते घर आ गए। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो समरा के चाचू अपनी फैमिली को लेते वापस चले गए, जबकि आसिफ साहिब, उज़मा और समरा अपने अपने कमरों में चली गई। समरा अपने कमरे में आती बेड पर लेटती छत को घूरने लगी। आज जो कुछ भी हुआ था समरा इस सब को सोचने लगी। इसने जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में कहा था अब इसे वो सब कुछ पूरा करना था, और अगर इसे शतरंज की वो बाजी जीतनी थी तो इसके लिए इसे ऐसा बनना था जिसे कोई भी रोक ना सके और हर कोई इसकी बात माने। और ऐसा तभी मुमकिन था जब समरा के पास पावर और पैसा दोनों हो, वो अपनी पावर से कुछ भी कर सके और पैसा देकर किसी से कुछ भी करवा सके। नॉवेल्स की कामयाबी के बाद इस वक्त इसके पास इतने पैसे तो थे कि वो अपने ख्वाबों की दुनिया में से कोई एक ख्वाब पूरा कर सके, और इसके ख्वाबों की फहरिस्त में एक बड़ा और शानदार घर, गाड़ियों की अपनी एक अलग कलेक्शन और एक बहुत बड़ा बिजनेस था। मगर इन ख्वाबों में सर फहरिस्त एक बड़ा बिजनेस था, क्योंकि सिमरा के पास अगर एक बड़ा बिजनेस होता तो घर और गाड़ियां वो बाआसानी खरीद सकती थी।
और इस वक्त सम्राट ने सोचा कि क्यों ना अपना एक बिजनेस ही शुरू किया जाए, एक ऐसा बिजनेस जिसमें इसे बहुत सारी पावर्स और तरक्की मिले और जिसे वो शौक से भी करे। अब ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता था जो वो शौक से करे और इसे पावर्स और तरक्की भी खूब सारी मिले। यही बात सोचते सम्राट ने अपनी लाई गई दवाइयाँ खाई और शायद इन दवाइयों में से कोई एक दवाई नींद की थी, जो सम्राट दवाई खाने के बाद अपनी ही सोचों में गुम जल्द नींद की वादियों में खो गई।